हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स, जहां आज हम डिस्कस करेंगे इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर। यहां पे हम इसी चीज को जानेंगे कि क्या जो अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि विश्व स्तर पे, जैसा कि आपने देखा होगा अलग अलग लेवल पे उनके कई सारे जो फेमस कोट्स हैं, स्पीचेस हैं, वो भी आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। और अलग अलग कंट्रीज, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो यूएई हो, इवन पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम प्रधानमंत्री जो थे इमरान खान, उन्होंने भी हमने देखा है कि पब्लिकली सराहना की है एस जयशंकर साहब की कि मतलब इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को लीड किया जाना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये आगे लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि बेसिकली हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो ज़्यादातर मतलब ज़रूरी नहीं कि उसी बैकग्राउंड से हों, लेकिन ये एस जयशंकर साहब जो हैं वो बेसिकली आप देखोगे तो फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी थे जो कि मिनिस्टर बन सके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का पद का, यानी कि और ये बड़े बड़े कंट्रीज में काफ़ी समय तक पोस्टेड थे एस IFS ऑफिसर, यानी कि ये डिप्लोमेट भी थे। तो इस वजह से आप देखोगे तो दूसरे डिप्लोमेट भी हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बन सके थे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे जानेंगे, उनके जो बातें हैं क्या वो सच्चाई है, इवन इसके अगेंस्ट में भी कुछ बातें हैं तो उसको भी हम जानेंगे और पूरा कंक्लूजन जो है वो इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस पूरा बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। और लेट्स प्रेजेंट दिस वीडियो बाय मी रजत दुबे। यहाँ आप देखोगे तो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि अलग अलग आपको फोरम्स में एस जयशंकर साहब जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल जो बेसिकली एस जयशंकर के बारे में कह रहा है कि फ्रॉम अ सीजन्ड डिप्लोमेट टू एन असर्टिव एंड आउटस्पोकन फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि इनके कई सारे जो स्पीचेस हैं वो आप देखोगे तो मतलब एकदम वो बोलते हैं ना कि टिट फॉर टैट का रिप्लाई करना, तो उस तरीके से ये हमेशा मुँह की खानी जो है बाकी कंट्रीज़ को देते रहते हैं। यहाँ आप अलग अलग देशों के हम फ्लैग्स आपको दिखा रहे हैं कारणवश कि यूएसए की बात कर लेते हैं तो बेसिकली एस जयशंकर जो हैं वो उस वक्त नरेंद्र मोदी को जब यहाँ पे गुजरात का जो गोधरा कांड होता है और उसके बाद में आप देखोगे तो यूएस जो है वो कैंसिल कर देता है कि प्रधानमंत्री जब वो नहीं बने थे, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और इवन उसके बाद जब प्रधानमंत्री भी बन गए तो यूएस से उस वक्त तक वीज़ा का एक्सेस इनको नहीं देता था ऑन अराइवल का, जो कि नरेंद्र मोदी को। और वहाँ पे एस जयशंकर जो हैं वो वहाँ के उस वक्त कहीं ना कहीं एम्बेसडर रहते हैं यूएसए के, तो वो बराक ओबामा से बात करते हैं और अपने फॉरेन पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ऐसे इंट्रोडक्शंस लाते हैं कि वो आ पाना नरेंद्र मोदी का यूएसए में आसान होता है और उसके वजह से वो जा पाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और बराक ओबामा के ही समय में आप देखोगे तो न्यूक्लियर डील चल रहा था और 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन होते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, वो भी तब जब बराक ओबामा उस वक्त तक एक भी भारतीय मतलब उस तरीके से वो नहीं चाहते थे कि मतलब भारत को किसी भी तरीके से न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स में वो हिस्सा बनाए, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर चलो हम न्यूक्लियर एग्रीमेंट का हिस्सा बनाएंगे लेकिन आप फिसाइल मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। फिसाइल का क्या मतलब है कि जिससे बॉम्ब वगैरह बनाया जाएगा, और भारत इसके खिलाफ था क्योंकि चाइना पाकिस्तान ये तो इसके समर्थन में थे नहीं, ये इन्होंने तो ये नियम अपनाया नहीं, तो फिर भारत ही क्यों। तो इस वजह से, और आपको पता है कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो कितना ज़्यादा खतरनाक साबित होते रहे हैं कि बार बार वॉर जो है वो लड़ना पड़ा है। तो इस वजह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब भारत को मतलब एस जयशंकर ने न्यूक्लियर डील दिलवाने में भी बहुत बड़ा भूमिका आप देखोगे उस समय में बराक ओबामा के समय में किया था। दूसरा एंगल आप चाइना की बात कर लेते हैं तो चाइना 2013 लद्दाख में इलीगल टेंट्स जो है वो बनाने लग गया था और वो लैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे थे, और उस वक्त वापस एस जयशंकर वहाँ चाइना में पोस्टेड थे और वो एक डिप्लोमेट की तरह नहीं बल्कि एक सोल्जर की तरह काम करके निकले, जहाँ पे उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को पीछे ढकेला। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो चाइना जो है वो कई बार अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों को वीज़ा देता है ये बोल करके कि ये तो चाइना का ही पार्ट है, तो आपको मतलब कहीं ना कहीं चाइना का वीज़ा लो और आपको मतलब चाइना में आने की वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, इवन ये तक वो बोलते आए हैं। और एस जयशंकर ने ये फॉरेन पॉलिसी अपनाया कि जो भी चाइना का जो भी रीजन भारत के साथ में मतलब जुड़ा हुआ है, उन्होंने कहा आपको सीधा डायरेक्ट जब मन तब आप आ सकते हो, और बेसिकली ये आपका ही, क्योंकि इंडिया जो है वो वहां तक एक्सपेंड करता है, यानी कि अगेन जैसे को तैसा वाली नीति। इसके साथ साथ हम देखेंगे बेसिकली यूक्रेन रशिया वॉर जो जारी है, तो बेसिकली आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज जो है वो लगातार प्रेशर बनाते गए। इवन यूरोपियन कंट्रीज ने ये तक भी कहा कि भारत जो है वो मदद कर रहा है रशिया का सबसे ज़्यादा तेल परचेज करके। तो इसको लेकर के भी आपने देखा होगा कि काफ़ी फेमस एस जयशंकर साहब का बयान आया है। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो उन्होंने इस बात को कहा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से मतलब एब्सटेन कर गए हैं, उन्होंने इस बात को भी कहा है कि हर देश के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज को ध्यान रखना चाहिए कि ये तो एशिया में भी है जो बहुत समय से चला आ रहा है और हर किसी को पता है कहीं ना कहीं जो चाइना और पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड है भारत का, उसको लेकर के ये तंज कसे थे। और जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि बाकी इवन रशिया के साथ भी हमने समर्थन दिखाया है, क्योंकि रशिया ऑल वेदर अलाई रहा है
तो उस तरीके से हर एंगल को जिस तरीके से मतलब जो भी कंट्री है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह आप देखोगे तो इनका जो है वो चर्चा उस लेवल पे रहता है। और चाइना जैसे कंट्रीज को भी पता है कि ये बहुत ही बेहतरीन लीडर उभर के आए हैं। नाउ इनकी अगर हम करियर की बात कर लेते हैं तो 1977 में ये एक IFS ऑफिसर बनते हैं। इवन अपना ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पढ़ाई JNU से करते हैं। इनके पिता भी सेम फॉरेन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से ही होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो ये IFS बनते हैं 1977 में, और इसके बाद इनको सोवियत यूनियन यानी कि उस वक्त के USSR में भेजा जाता है। और इसके बाद में आप देखोगे तो ये स्पेशल असिस्टेंट बनते हैं, डिप्लोमेट उस वक्त के गोपाल स्वामी पार्थ सारथी, जिनको GP भी कहा जाता है, इंडियन जर्नलिस्ट और कई सारे, और ये उस वक्त के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थे UN के, तो उनके ये स्पेशल असिस्टेंट भी बनते हैं। फिर आप देखोगे तो ये पार्ट थे उस टीम के जो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट जो कि सप्लाई करना था US का न्यूक्लियर फ्यूल तारापुर पावर स्टेशन, और ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, पहला पावर स्टेशन है भारत का। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली ये फर्स्ट सेक्रेटरी भी थे इंडियन एम्बेसी का वॉशिंगटन DC में। साथ साथ इन्होंने सर्व किया श्रीलंका में भी एज फर्स्ट सेक्रेटरी और पॉलिटिकल एडवाइजर, जो कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि जो LTTE के साथ में कॉन्फ्लिक्ट था श्रीलंका का, उसको रिजॉल्व करने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। यानी कि फॉरेन पॉलिसी आप देखो किस तरीके से इन्होंने जोड़ के रखा भारत को। फिर ये काउंसलर भी थे इंडियन मिशन का जो बुडापेस्ट हंगेरी वहां पे। फिर आप देखोगे तो ये डायरेक्टर भी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और प्रेस सेक्रेटरी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेम्ड शंकर दयाल शर्मा के समय में। साथ साथ आप देखोगे 1996 से 2000 का सन आ चुका था जब ये डेप्यूटी चीफ बन गए थे किस मिशन के, जो बेसिकली टोक्यो जापान के लिए था, कि जो कंट्रीज एस्केलेट मतलब पोखरण 2 जो टेस्ट होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं 1998 में जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और उस वक्त लीडर आप देखोगे तो APJ अब्दुल कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी होते हैं। तो उसी समय में आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारे कंट्रीज स्पेशली USA जो है वो सैंक्शंस लगाने की भी बात करता है, तो यहाँ ये कहीं ना कहीं उस चीज को लीड करते हैं। और टेंशंस को रिजॉल्व करने के लिए जापान जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था भारत का साइन करने के लिए, NPT वगैरह कह रहा था, लेकिन बाद में चल करके उसको टाई अप कराना और सही तरीके से बात करना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके शिंजो आबे और मनमोहन सिंह के साथ में भी मीटिंग कराना उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से मतलब ये इवन चेक रिपब्लिक के भी इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं। फिर आप देखोगे तो ये जॉइंट सेक्रेटरी भी थे USA में, जहाँ पे इन्होंने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कराया था जो हमने ऑलरेडी देख लिया। 2004 में जब भारतीय में मतलब इंडियन ओशन में जो सुनामी आया था, तो वहाँ पर भी ये मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे रिलीफ ऑपरेशन में हेल्प करवा रहे थे। और इसके अलावा ओपन स्काईज एग्रीमेंट जो है उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। ओपन स्काईज एग्रीमेंट बेसिकली जो कमर्शियल एविएशन राइट्स है ग्रांट करना किसी भी कंट्री के एयरलाइन को, तो वो बेसिकली उससे ये जुड़ा हुआ है, और इसको शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं। इन्हीं के समय में ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। और US इंडिया एनर्जी डायलॉग भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां हमने देखा ऑलरेडी 123 एग्रीमेंट जो है वो साइन होते हैं। फिर आप देखोगे 2007 से 2009 जो हाई कमिश्नर सिंगापुर के बनते हैं, फिर वहाँ पे सेपा साइन होता है ट्रेड वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। फिर आप देखोगे तो चाइना वाला फैक्टर भी हमने देख लिया है कि किस तरीके से इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। और साथ साथ में आप देखोगे तो तिब्बत में बेसिकली जाने वाले पहले भारतीय एम्बेसडर भी S जयशंकर साहब ही होते हैं। फिर 2013 से 2015 का समय होता है जब ये बेसिकली USA के एम्बेसडर रहे होते हैं। इसके साथ साथ 2015 से आप देखोगे तो ये फॉरेन सेक्रेटरी बन जाते हैं, नेपालीस एनालिस्ट, और वहाँ पे नेपाल में जो ब्लॉकेड होता है 2015 का अर्थक्वेक का, उनके फॉरेन पॉलिसी में। और ठीक जैसे कि आप देखोगे तो 2 दिन पहले उनके रिटायरमेंट के इनको जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी भी बना दिया जाता है एम्बेसडर से। और जैसा कि आपको पता होगा कई सारे कंट्रीज में क्योंकि इन्होंने भूमिका निभाया है, तो भाषाओं का भी ज्ञान था इनके पास में, फिर चाहे वो तमिल हो, रशियन हो, मैंडेरिन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हंगेरियन हो या फिर जापानीज हो, इन सभी भाषाओं का भी ज्ञान इनके पास हुआ करता है। इसका साथ साथ बेसिकली आप देखोगे तो ये इनकी स्पाउस हैं, पत्नी है क्योको, जो कि बेसिकली एक जापानीज हैं। तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफ़ी बेहतर ढंग से इन्होंने लेकर के वो चले हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे तो अब यहाँ पे जैसा कि हमने अभी तक आपने सुना होगा, तो आपको जो समझ आया होगा वो बेसिकली यही समझ आया होगा कि कहीं ना कहीं S जयशंकर जो है वो वाकई सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने विजिट्स में जब वो गए हैं तो इनको वो आप देखोगे कुशन की तरह रखे हैं, हमेशा से क्राइसिस मैनेजर की तरह रखे हैं हमेशा से, कि कभी भी मतलब इनको हमेशा साथ अपने वो जब भी वो उनको विदेश दौरा करना होता था तो उनको साथ रखते थे वो, क्योंकि इनका जो अग्रेसिवनेस होता है, इनका जो रिस्पॉन्सिव नेचर होता है, और साथ साथ में इनका जो अप्रोच होता है रिप्लाई करने का, कि शब्दों में समझा देना ही सफिशिएंट होता है। जैसे कि पहले कई बार ये भी कहा जाता है कि बेसिकली सुषमा स्वराज जी जब होती हैं तो उनको इससे जोड़ा जाता है कि वो सिर्फ वीज़ा पासपोर्ट इन्हीं सबसे हैंडल कर रही थी, लेकिन ये माना जाता है कि S जयशंकर साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वीज़ा पासपोर्ट भी वो काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो मेन फॉरेन पॉलिसी है उसको भी बहुत बेहतर ढंग से वो निभा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो
बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि एस जयशंकर जो हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट डिप्लोमेट में से एक हैं, ऐसा यूएस एक्सपर्ट्स का मानना है। और वहीं आप देखोगे तो जयशंकर को भारत का मोस्ट फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर भी कांग्रेस बताती है। तो ये तो खैर आपको देखने को मिल जाएगा कि टसल चलता ही रहता है। फिर आप देखोगे तो इवन बिजनेस टुडे का आर्टिकल जहां जयशंकर को शशि थरूर कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक स्पेशलिस्ट तो हैं, तो यानी कि ऑल्दो कांग्रेस जो है वो किस तरीके से, लेकिन ये खुद उनके ही मिनिस्टर एस जयशंकर को स्पेशलिस्ट बता रहे हैं शशि थरूर जी। और इसके अलावा आप देखोगे बेसिकली तो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल जहां उन्हें क्रेडिट भी दिया है, नो अदर प्राइम मिनिस्टर वुड हैव मेड मी मिनिस्टर सेज एस जयशंकर। हालांकि बात ये करी जा रही थी कि मनमोहन सिंह भी चाहते थे अपने समय में कि एस जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो दी जाए। इसके साथ साथ बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि ओवरऑल थोड़ा सा प्रोस की बात अभी हमने करी, लेकिन अगर आप मतलब अगेंस्ट में हम बताएं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हिस्ट्री बेसिकली कई बार अपने स्पीचेस में इन्होंने कहा है, यूएन में भी वो भी, कि कॉलोनियल पास्ट जो है भारत का उससे वो अभी भी जुड़ा हुआ है। और इन सभी बातों को लेकर के, जिसको लेकर के जो विवेक काटजू हैं बेसिकली भारत के, वो भी फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं फॉर्मर, तो उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि बेसिकली ऐसा उनको यूएन में जाकर के नहीं कहना चाहिए। और हमारे हिस्ट्री की वजह से ही हम एग्जिस्ट करते हैं। इवन हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज मनमोहन सिंह के समय में चलाई गई और उसके बाद जो रिफॉर्म्स लाया गया, उसके बाद से ही करंट गवर्नमेंट जो है वो ग्रो कर पाई है। इवन कई बार आपने देखा होगा कि जब जब नरेंद्र मोदी सरकार को टारगेट किया गया है, जैसे कि जो भी फॉरेन इंडेक्सेस वगैरह निकाले जाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह को भी उन्होंने कई बार कहा है कि ये बायस्ड होकर के बोलते हैं। और बेसिकली बिल्कुल आप कह सकते हो पार्शियली वो करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं, क्योंकि आप उसी फॉरेन कंट्री के अवार्ड्स एंड ऑनर्स का रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर वो क्रिटिसिज्म है तो उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए। ये बातें तो कहीं ना कहीं हमने बैलेंस करने के लिए करी हैं, लेकिन इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि एस जयशंकर ने भारत के लिए कई सारे बेहतरीन काम जो है वो किए हैं। और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि भारत के फॉरेन पॉलिसी में उनका योगदान जो है वो बहुत बेहतर बना रहे। तो इस वीडियो से हम इतना ही कंक्लूजन निकालते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हम ऐसे जो यूनिक कंटेंट्स हैं वो आप तक पहुंचा सके सरल भाषा में। और अगर आपके तरफ से कुछ और भी रहता है तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए वैसे कंटेंट भी लेकर के आते रहें। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।